हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में और इसमें हम कवर करेंगे 101 से लेकर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंट जो पंजाब पीसीएस का एग्जाम था उसमें भी एक क्वेश्चन इस अमेंडमेंट्स पे बना था। ओके तो ये 2017 से लेकर 2023 तक ये रिसेंटली जो 6 अमेंडमेंट्स है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके सो वी विल कवर दीज अमेंडमेंट्स इन अ सम डिटेल मैनर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इसमें हमारी फर्स्ट आती है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017। देखिए 101 अमेंडमेंट जो हुई थी हमारे संविधान में वो किसके लिए था? उसमें था जीएसटी के जो रिजीम को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में पहली बार। जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन से अमेंडमेंट से किया गया था? 101। ओके तो 101 रुपए का शगुन डाला गया था हमारे इंडिया में फॉर द टैक्सेशंस। So basically, this 101 Constitutional Amendment Act marked a watershed movement in Indian taxation history and they introduced a GST regime. अब इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? इसके अलावा एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी एंड जीएसटी काउंसिल इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके जिस बॉडी का संविधान में मेंशन किया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है और इसमें जो आर्टिकल नंबर आएगा 279A। तो 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9। तो 279A तो ये आर्टिकल पेपर में पूछा जा सकता है। तो 279A आर्टिकल बेसिकली फॉर द जीएसटी काउंसिल। ओके तो जीएसटी काउंसिल है जो एक बॉडी होती है जो जीएसटी फाइनलाइज करती है कि हमारे इंडिया में कितनी जीएसटी क्या स्लैब्स रहेंगी, क्या जीएसटी के रेट रहेंगे। तो ये जीएसटी काउंसिल का काम है एंड जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड ये हमारे आर्टिकल नंबर 279 के ए के अंडर आती है। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल को जो चेयरपर्सन होता है वो हमारे इंडिया की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है। ओके निर्मला सीतारमन राइट नाउ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो शी इज़ अ चेयरपर्सन। ओके तो वाइस चेयरपर्सन कौन होता है? तो ये हमारे इतने भी मेंबर्स होते हैं उसमें से कोई चूज किया जाता है। ओके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेयरपर्सन कौन होता है? तो चेयरपर्सन कौन होगा? इज नॉट अ पीएम, इज अ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा मेंबर कौन कौन से होते हैं? इसमें जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स फॉर स्टेट, ओके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसमें रेवेन्यू या फाइनेंस है वो आएंगे और साथ में इंडिया के जितने भी स्टेट्स के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्टर है या टैक्सेशन मिनिस्टर है वो सभी उसमें मेंबर्स बनेंगे। ओके जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स है तो हर एक स्टेट का फाइनेंस या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर उसका मेंबर होगा। तो अब यू कैन सी there is a one chairperson who is a union finance minister, there is a one vice chairperson that was a chosen from the members। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारे इंडिया का यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द रेवेन्यू और फाइनेंस एंड ऑल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव लाइक फाइनेंस एंड टैक्सेशन मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट। ओके ये है जीएसटी और ये सब मिलकर क्या करते हैं? जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? जीएसटी के रेट्स उसकी स्लैब्स को फाइनलाइज किया जाता है। और इसमें वोटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वोटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेटेड एवरेज होती है, जो वेट होता है उसकी वोटिंग का 1/3 होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होता है। ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वोटिंग है वो 1/3, ओके और स्टेट गवर्नमेंट की 2/3 होती है। क्लियर? अब इसमें जो कोरम होता है 50%। ओके कि कम से कम 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए तभी ये वोटिंग स्टार्ट की जा सकती है। और जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग के लिए कितने परसेंट मेजोरिटी चाहिए? 75% मेजोरिटी और इन शॉर्ट 3/4 मेजोरिटी। तो क्लियर है? तो जीएसटी काउंसिल आई एम वेरी श्योर क्लियर हो गया होगा। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2017 का ये एक्ट है। ओके ईयर भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो 279A दैट इज जीएसटी काउंसिल जिसमें आपके सारे मेंबर्स आ जाएंगे, चेयरपर्सन आ जाएंगे और वोटिंग पावर 1/3 सेंटर 2/3 स्टेट, डिसीजन मेकिंग 75% और 3/4 एंड कोरम इज 50%। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ओके अब इसमें क्या किया गया था? जो बैकवर्ड क्लास का नेशनल कमीशन है, सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास उसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया था। ओके ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बाद में ये संविधान में मेंशन कर दी गई है। ओके और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आज 338B में। क्लियर? तो आर्टिकल 338, तो 338 है फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A दैट वाज अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और आर्टिकल नंबर 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये आपने याद रखना आर्टिकल 338B क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आज के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिया ने ये जो 102 अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था 11 अगस्त 2018 में। और इसमें क्या किया गया था? जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको संविधानिक दर्जा दे दिया गया था। ओके और ये 1993 से ऑलरेडी ये नेशनल कमीशन जो हमारा था बैकवर्ड क्लास का वो सेटअप था बट वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो एक पर्टिकुलर एक्ट के साथ बॉडी आई थी। अब उसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका हुआ है। तो आई एम वेरी श्योर
इसमें आपका 330 बी क्लियर हो गया, वो आर्टिकल नंबर 338, 338 ए एंड 338 बी। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में दो आर्टिकल ऐड किए गए थे। एक आर्टिकल ऐड किया गया था 338 बी और एक आर्टिकल ऐड किया गया था 342 ए। ओके, सो 342 ए क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी जाती है टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज अ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो किसी भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को नोटिफाई कर सकता है। ओके, एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू चेंज द लिस्ट। क्लियर? सो दिस इज द आर्टिकल नंबर 342। तो आर्टिकल नंबर 338 बी एंड 342 ए ये ऐड किया गया था बाय द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो वेरी श्योर आर्टिकल नंबर 338 बी तो बहुत सिंपल हो गया होगा। 342 ए क्या कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर कास्ट एज अ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द लिस्ट। क्लियर? अब इसमें मैंने दो चीज़ें और ऐड की गई हैं। एक तो है इसमें जो हमारा दो चीज़ें हैं वो है टू बैकवर्ड क्लास कमीशंस। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कमीशंस हैं, ये कमीशन किसके साथ लिंक्ड है। तो दो कमीशन है, एक है काका कालेकर कमीशन और दूसरा है बीपी मंडल। ओके, तो ये जो कमीशन है ये दोनों आपके बैकवर्ड क्लास के कमीशन हैं। ओके, बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बनाए गए थे। सो टू बैकवर्ड क्लास कमीशन वर अपॉइंटेड, वन बाय द काका कालेकर इन 1950s एंड अनदर बाय द बीपी मंडल इन 1970s। तो ये आपने याद रखना है। ओके, और बाद में 1992 में इंदिरा सानी केस के ट्रायल में, इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर दिया था कि बैकवर्ड क्लास को एक परमानेंट बॉडी बनानी है। ओके, सो वेरी श्योर काका कालेकर कमेटी एंड बीपी कमेटी और काका कालेकर कमीशन और बीपी मंडल कमीशन, ये दोनों कमीशन बैकवर्ड क्लास कमीशन पे है। एंड इंदिरा सानी केस जो 1992 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट को टू बी अ परमानेंट बॉडी टू हैंडल इशू सच एज अ बैकवर्ड क्लासेस। और ओके, तो ये था हमारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट तो सिंपल है, जीएसटी। सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संविधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019। ओके, इसके साथ आपने इसके ईयर्स भी याद रखने हैं, इसके ईयर भी क्वेश्चन आपके एसएससी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा दिया जाता है हमारे इंडिया में, तो ये 103rd अमेंडमेंट कहते हैं। ओके, सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन अ गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सरकारी नौकरी में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% कोटा दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। और इसमें क्या किया गया था, आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 में अमेंडमेंट हुई थी। कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15 में और आर्टिकल नंबर 16 में अमेंडमेंट की गई थी, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप्स को ऐड किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल सीरीज में है। 2101 अमेंडमेंट कौन सी थी? जीएसटी की। तो कौन से ईयर में है? 2017 में। 102nd अमेंडमेंट कौन सी है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 2018 की है। फिर 103rd कौन सी है? ये आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा 2019 की है। और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, ये 2020 का है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे इंडिया में जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को 10 इयर्स और एक्सटेंड किया गया। ओके, हमारे इंडिया में जो रिजर्वेशन चलती है एससी एसटी सबको लेकर, उसको 10% और एक्सटेंड किया गया था। ओके, ये आपका है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो यू कैन सी, सो दिस, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। एक तो लोकसभा के अंदर, ओके, जो सॉरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स हैं उसको 10 ईयर और एक्सटेंड कर दिए गए। और साथ में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट्स होती हैं, जैसे हर एक, पहले क्या होता था बिफोर 2020, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस की जो सीट्स थी वो रिजर्व रहती थी, नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें हर एक, ओके, हर एक स्टेट असेंबली में एक सीट एंग्लो इंडियन की रहती थी। ओके, क्लियर? तो नॉमिनेशन होती थी यहाँ पर पहले, क्योंकि ये डायरेक्टली फिल नहीं होती थी बाय द नॉमिनेशन। लोकसभा में दो होती थी और स्टेट, हर एक स्टेट असेंबली में एक एक सीट होती थी। तो 2020 के 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन सबको खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी की जो सीट थी, जो रिजर्व थी फॉर नॉमिनेशन के लिए, अब इसको खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें साथ की गई हैं। ओके, सो दिस अमेंडमेंट एंडेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी सीट्स रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एक तो ये किया गया, और साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो
रिजर्वेशन थी उसको 10 साल और बढ़ाया गया। ओके, तो ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। ओके, आपको 4 ऐड हो गए, तो आप अब अपने फिफ्थ कैसे याद रखना है। इसमें फिफ्थ में क्या है, इसमें एक पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, इसमें पावर दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को, जो उसकी पावर को रिस्टोर किया गया। पहले सेंटर के पास पावर दे दी, बाद में फिर से स्टेट गवर्नमेंट को रिस्टोर कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, ओबीसी जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। सो इट पर्पस टू रिस्टोर द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें याद है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को फिर से उसकी पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया। ओके, कि आप क्या कर सकते हो, जितने भी ओबीसीज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस और सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसको आप खुद आइडेंटिफाई करिए। पहले ये सेंटर के पास चली गई थी पावर, फिर से स्टेट को दे दी गई है। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए अभी हमने 102nd अमेंडमेंट में पढ़ा था, देयर इज अ वन कालेकर, काका कालेकर कमेटी, अनदर वाज अ बीपी मंडल कमीशन। तो दो कमीशन थे। अब इसमें हम बीपी जो मंडल कमीशन है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो बीपी मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1980 में आई थी, क्योंकि वो इस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। ओके, तो आपने याद रखना है। सो बीपी कमीशन और बीपी मंडल कमीशन, इन शॉर्ट बीपी मंडल और मंडल कमीशन जो आपका है वो 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1980 में। क्लियर। और इसमें क्या कहा गया था, रिकमेंड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन जॉब्स एंड एजुकेशन, इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर अमेंडमेंट्स एंड द लीगल बैटर इंक्लूडिंग द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमने याद रखना है जो 1979 का जो बीपी मंडल है और जो उसकी रिपोर्ट है वो ओबीसी के रिजर्वेशन पे है। ओके, और इसके अलावा मैंने एक कमीशन और दिया हुआ है, जो सॉरी एक इंदिरा सानी केस, वो भी हमने बात की कि 1992 का जो इंदिरा सानी केस है, 1992 का वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को अपहेल्ड करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था कि एक कैप लगा दी थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हमारे इंडिया में नहीं होनी चाहिए। अगर इंडिया में 100% गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो उसमें मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% होनी चाहिए। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ये कौन से केस से क्लियर हुआ है, इंदिरा सानी केस में, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ओके, एंड कैप ऑन द रिजर्वेशन एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर, क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर भी होती है। क्लियर। और साथ में जो भी 105th अमेंडमेंट है उसको लीगल प्रेसिडेंट कर दिया था। तो ये अलग से चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंदिरा सानी केस एंड बीपी मंडल कमीशन। तो बीपी मंडल कमीशन आई एम वेरी श्योर क्लियर हो गया होगा कि 1980 का है, रिजर्वेशन पे है, और साथ में इंदिरा सानी केस। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट अमेंडमेंट आती है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। ओके, तो ये सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है अभी तक की। ओके, 2023 के बाद अभी हमारे संविधान में उसके बाद अभी भी कोई और अमेंडमेंट नहीं हुई। हाँ, बिल जरूर आए हैं, अमेंडमेंट नहीं हुई। तो दिस इज द लास्ट वन। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द रिसेंट वन। ओके, अब इसमें क्या कहा गया हुआ है इस अमेंडमेंट में कि हमारे इंडिया में लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके, उसमें जो वुमेन्स की रिजर्वेशन 1/3 होनी चाहिए। किसकी, लोकसभा की सीट्स, स्टेट असेंबली एंड दिल्ली की जो असेंबली है, इन सब में जो वुमेन की रिजर्वेशन है वो 1/3 हो जानी चाहिए। तो ये 1/3 रिजर्वेशन है। ये कौन सी अमेंडमेंट कह रहा है, 106 अमेंडमेंट। तो आप देख रहे हो जितने भी रिसेंटली आपके 6 अमेंडमेंट्स हैं, इसमें मोस्टली जो अमेंडमेंट्स है वो रिजर्वेशन पे ही है। ओके, यू कैन सी इसमें 6 अमेंडमेंट में जो मोस्टली रिजर्वेशन है वो सारी अमेंडमेंट्स पे ही है। ओके, तो यू कैन सी फॉर द इंक्लूडिंग द SC एंड ST। क्लियर। और इसके अलावा और क्या क्या इसमें आर्टिकल है, तो आपने आर्टिकल भी याद रखने हैं। 239 AA, तो 239 AA वैसे आपका है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये इसमें क्या किया गया था, तो इसमें भी अमेंडमेंट, ये आर्टिकल्स में अमेंड हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि 239 AA आर्टिकल क्या है, 330A आर्टिकल क्या है, 332A क्या है, 334A क्या है। तो इसमें भी अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो 239 AA क्या है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन कर दी गई। आर्टिकल नंबर 330 क्या कहता है, ये लोकसभा की सीट्स SC ST की बात करता है, इसमें भी 1/3 वुमेन हो गई। आर्टिकल 332 तो ये बात करता है स्टेट असेंबली की, इसमें भी 1/3। तो अब यू कैन सी, तो यहाँ पर लोकसभा की सीट की बात हुई है, राज्यसभा की सीट्स की बात नहीं की गई। ओके, तो हमने याद रखना, ये यूपीएससी अदर स्टेट गवर्नमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या 106 अमेंडमेंट में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली एंड ऑल दैट, तो इसमें स्टेट असेंबली है, लोकसभा की असेंबली है, राज्यसभा सॉरी लोकसभा है पर राज्यसभा नहीं है, और दिल्ली की असेंबली है। तो 239A ये क्या बात करता है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें वुमेन्स की रिजर्वेशन 1/3 की गई है। आर्टिकल 338 क्या कहते हैं, SC एंड ST इन लोकसभा, जिसमें भी 1/3 वुमेन की बात हो रही है। 332A तो ये स्टेट असेंबलीज की बात करता है, SC STs की, जिसमें 1/3। और आर्टिकल 334 ये क्या कहता है, इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट डिलिमिटेशन, दैट इज ए 15 ईयर सनसेट क्लोज विद प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन एंड द रोटेशन। ओके,
वेरी श्योर अब ये सारे आपको 6 के 6 अमेंडमेंट्स याद हो जाएंगे। तो 101 अमेंडमेंट क्या है? जीएसटी पे, क्लियर, जिसमें मैंने आपको साथ में जीएसटी काउंसिल एक्सप्लेन कर दी, 279 ए आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया। 102nd अमेंडमेंट कौन सा था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ओके, इसमें इसको संविधानिक दर्जा दे दिया गया हुआ है, क्लियर है, काका कालेकर कमेटी एंड बीपी मंडल कमीशन, इसके साथ मैंने बता दिया। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आपका था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा पे, ओके। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था कि लाइक जो आपकी एक्सटेंड कर दिया गया हुआ है, क्लियर है, जो एस सी की सीट्स हैं एक्सटेंड हो गई हैं और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एबॉलिश कर दिया गया, वो उसको आगे ख़त्म कर दिया गया। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या थी कि जो पावर्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एजुकेशनल बैकवर्ड्स और ओबीसी को फिर से स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करेगा, ओके। स्टेट गवर्नमेंट इसको आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन से पर्सन इसमें आते हैं। और 106 अमेंडमेंट कौन सी है इसमें आपकी है? 106 अमेंडमेंट जो 1/3 वुमेन रिजर्वेशन पे फॉर द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली। आई होप ये आपको 6 के 6 अमेंडमेंट्स क्लियर हो चुकी होंगी, ओके। सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो, थैंक यू।